वर्ष 1990 के फरवरी और मार्च महीने में 1,60,000 कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए थे। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि कुल 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने उस समय कश्मीर से पलायन किया था। यह पलायन 1947 के बाद देश में हुआ दूसरा सबसे बड़ा पलायन था, लेकिन उस समय के नेताओं ने, उस समय के मीडिया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। शांति छा गई। उस समय आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को कैसे धमकी देते थे, आज एक सबूत मैं उसका अपने हाथ में लेकर आया हूं। तब इस तरह से ऐसे नोट्स बनाकर कागज पर जान से मारने की धमकियां लिखी जाती थीं और कश्मीरी पंडितों को कहा जाता था कि वो और उनका परिवार बचेगा नहीं। ये जो धमकियों भरे पत्र थे, इनको दीवारों पर, घरों के बाहर चिपका दिया जाता था। और देखिए इसमें लिखा है, ये जगन्नाथ रैना नाम के किसी व्यक्ति के लिए लिखा है और जिसमें लिखा है, यू आर IB, योर वाइफ इज IB। IB मतलब भारत की जो खुफिया संस्था है। वी विल किल ऑल ऑफ यू। फिर लिखा है, योर 3 sons, 2 daughters, your 3 sons, 2 daughter-in-laws and their children, इनको हम मार डालेंगे। Come to Srinagar and you will be murdered. Be careful, you are enemy. आप हमारे दुश्मन हो। यह लिखा है इस पर। इस तरह की जो चिट्ठियां हैं, धमकी भरी चिट्ठियां, ये कश्मीरी हिंदुओं को भेजी जाती थी। और ये उसी जमाने की एक चिट्ठी आज मैंने आपके लिए निकाली है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। इस विस्थापन के कुछ महीनों बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने यह माहौल बनाया कि कश्मीर में अब सब ठीक हो चुका है, सामान्य है, जबकि यह सच नहीं था। 1990 को, जून 1990 में कश्मीर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस समय गिरिजा टिक्कू नाम की एक महिला कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर काम करती थी। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। लेकिन पलायन की वजह से उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक दिन उनके एक सहयोगी ने उन्हें फोन करके कहा कि उनकी सैलरी आ गई है और अब यहां पर माहौल भी शांत हो गया है, इसलिए अब वो वापस आकर अपनी तनख्वाह ले सकती हैं। यानी उन्हें कहा गया कि अब आप कश्मीर वापस आ जाइए, यहां सब सामान्य हो गया है और आपका पैसा भी यहां रखा हुआ है। गिरिजा जब कश्मीर पहुंची तो उन्हें बस से उतारकर दिन दहाड़े 5 कट्टरपंथियों ने अगवा कर लिया, उनका गैंगरेप किया और आरी से उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। 2018 के कठुआ गैंगरेप को मुद्दा बनाने वाले हमारे देश के इस गैंग ने कभी भी गिरिजा टिक्कू की बात तक नहीं की। आज तक किसी ने उनके साथ हुए अन्याय को आवाज नहीं दी। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में जब 2 आतंकवादी मारे गए थे, तब सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। कश्मीरी पंडितों का दर्द आज आपको उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए और हम वर्षों से कश्मीरी पंडितों के बीच जाते रहे हैं, उनकी कहानियां सुनते रहे हैं, आपको सुनाते रहे हैं और आज हमने अपने जो पुराने टेलीकास्ट हैं उनमें से कुछ कश्मीरी पंडितों की कहानियां खास तौर पर आपके लिए निकाली हैं। आप सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया था। Somewhere around December of 89, I remember waking up early morning at around 4 a.m. This is winter, so it's really dark outside, to blaring sounds from a mosque which was literally 15 feet from my house in Bana Mohalla, Kashmir. So I wake up, I see my bua, my aunt, peeping through the window and almost sobbing. This was a sight I had never seen before, so once I was fully in my senses, I actually went all the way to the window and popped it open to see hordes of people. I could see to the end of the street on both the sides, and it was filled with people, mostly men, but also children and women, all shouting slogans of "Yahan kya chalega, Nizam-e-Mustafa, Yet kya bane Pakistan, Bata Vrost Bat Navsan." So in Kashmiri it means, or once you translate it from Kashmiri to Hindi or English, it would mean what will be formed here, i.e. Pakistan, without the Hindu men here, but with their women. That somewhat younger local Muslim population, I think they suspended reality. They started believing the propaganda and they believed they could become Pakistan tomorrow. And of course, you must have heard stories that they started circulating Pakistani currency locally.
there was a point of time when they made local declarations that we have to start following Pakistan time, not Indian time anymore, and we should start following Pakistan Standard Time. Even on that 19th January, तब भी हमने शायद या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज़ फॉर एवर, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में मेरे फादर को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आई थी। उसमें ये बोला था कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं यहाँ से, और नहीं तो आपका घर जलाएंगे, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को जला देंगे। which somehow he managed to talk to people in his office, जो बड़े उनके bosses वगैरह थे, तो somehow they settled it. We don't know how they settled, what they did, but they told him कि कोई problem नहीं है, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला है। It seemed like that's it, our life is done. हमें नहीं पता जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे, जो भी करेंगे, बट अगेन वी डिड नॉट थिंक कि हमें निकलना है यहाँ से। धमकियाँ मिल रही थी, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो इंडिया जीत जाता था और पाकिस्तान हार गया, मेरे को अभी भी याद आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया और वो सैक में बंद करके। That memory I can never forget in my lifetime. My father-in-law, you know, his name Dr. B.N. Khashu, you know, he was the first psychiatrist of Jammu and Kashmir state, and he dedicated his entire life to the service of the people of Jammu and Kashmir. His mind was there, you know, up until his last day of life. This was the only thing that he kept asking us and himself, will I ever go back to Srinagar? And he did. I would say he really didn't die a good death. He didn't deserve that kind of a death. वहाँ पोस्टर लगे रहते थे कि उसमें लिखा जाता था, कश्मीरी पंडितों यहाँ से भाग जाओ, आपकी जो औरतें हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको यहाँ छोड़ो, मर्द लोग यहाँ से चले जाओ। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, बेदर्दी से मारा गया, और वो दिन आज भी हमें याद आ रहे हैं और तरस रहे हैं, कांप उठते हैं। 89-90 वो उनका दौर था, यहाँ क्या चले गया निज़ाम मुस्तफ़ा सर, उसके बाद कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। क्यों नहीं आज तक अपवाद के रूप में एक केस दर्ज हुआ, एक FIR दर्ज हुई, कोई चार्जशीट फाइल हुई, क्यों नहीं हुई? सर, जो ओपनली आपकी मीडिया में बोलते हैं कि मैंने 20 को मारा, दूसरा बोलता है मैंने 30 को मारा, क्या उनको बिरयानी खिलाओगे आप? कश्मीरी पंडित को क्यों भगाया गया? ये भारत को भगाना था, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक क्लास हिंदुस्तानी माना जाता था, खास करके जमात इस्लामी वालों की नज़र में, और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टीमें थी उधर, उनकी नज़र में कश्मीरी पंडित को प्योर हिंदुस्तानी माना जाता था। हमारी बरादरी ने रात के टाइम हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये आप दूसरे लोगों के हाथों में है, हम अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, तो आपको क्या सिक्योरिटी दे देंगे। आज आपका घर है, आपको कोई बोलेगा कि आप घर से निकल जाओ तो कितनी तकलीफ होती है, और कहाँ जाएं, तो भी मैं बोलूं कि हम लोग निकल गए और अलग अलग जगहों पे सेटल हो गए। इसका मैं क्रेडिट कश्मीरी पंडित अपने आपको इसलिए भी देना चाहती हूँ क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट इतनी है कि हम बंदूक भी उठा सकते थे, लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाया, हमने पेशेंटली हम निकल गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कल्चर मर रहा है, हमारा कल्चर, हमारी कल्चरल डेथ हो रही है, इतनी क्लींजिंग हो रही है, पूरी कम्युनिटी साफ की जा रही है, जो हमारे वैल्यूज थे वो साफ हो रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, मतलब ललितादित्य मुक्तापीड, उसके बारे में कोई बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं थे। अकबर के बारे में दुनिया भर को पता है, टीपू सुल्तान के बारे में हर एक को पता है, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीड जिसने पूरे भारतवर्ष पर हुकूमत किया और कश्मीर का राजा था, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं। जो पता है हमें, मी इंक्लूडिंग माई सिस्टर एंड एडजॉइनिंग घरों में जो जितनी भी फीमेल बच्चे थे, उन सबको इकट्ठा करके हमारे ही घर के एकदम टेरेस पे लेकर गए, वहाँ एक डार्क रूम में रखा गया, इमीडिएटली लॉक कर दिया गया। इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही दी गई थी, वो डार्क रूम था, विदाउट लाइट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे उन दिनों सप्लाई भी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाती थी ड्यू टू टेरर अटैक। तो हम लोगों के वहाँ पे, हम लोग पूरे वहाँ पे होल नाइट वी वर इन दैट डार्क रूम। इंस्ट्रक्शंस वर गिवन, ना ही आप खाना मांगोगे, ना आवाज़ करोगे, ना वॉशरूम जाना है।
एकदम डार्क नाइट, स्कैरी नाइट। और जो भी मुझे याद है इस टाइम पे, बस आवाज़ें पूरी रात, हर एक मस्जिद से, हर एक मॉस्क से एक ही आवाज़ आ रही थी, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। कश्मीरी पंडितों घर छोड़ दो, अपनी फीमेल्स को यहीं छोड़कर मेल्स मेंबर यहाँ से निकल जाओ। तो ये पूरी रात चलता रहा। बंदूकों की आवाज़, कौन सा वेपन वो यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ हो रहा था बाहर, पूरा शोर, पूरी होल नाइट वॉज, वी वर जस्ट शिवरिंग लाइक एनीथिंग। सोच नहीं पा रही हूँ, दिमाग सुन्न हो गया है कि कैसे कोई किसी को खून से भरे हुए, उसी के पति के खून से भरे हुए चावल खिला सकता है। तो आपने देखा, कहा गया महिलाओं को यहाँ छोड़ दो और जितने पुरुष हैं सब यहाँ से बाहर चले जाओ। आज़ादी के बाद का 1947 के बाद का भारत का दूसरा सबसे बड़ा पलायन है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को साफ कर दिया गया और उनके अत्याचारों की ये जो कहानियां हैं ये आपने देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कश्मीरी हिंदू जो थे ये भी तो आतंकवादी बन सकते थे, ये भी बंदूक उठा सकते थे, ये भी बदला ले सकते थे, ये भी खून खराबा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और शायद इसीलिए इनकी कभी कोई बात नहीं सुनी गई। इसलिए हर साल हम आपसे ये कहते हैं कि इस बात को आप समझिए कि हमारे देश में आज भी कैसे डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं। एक कहानी पर विश्वास कर लिया गया इस 70 साल तक और दूसरों की कहानी पर विश्वास नहीं किया गया। एक को अत्याचार माना गया और दूसरे को नहीं माना गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.